हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आप सभी लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपका स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफ़ॉर्म पे एग्ज़ाम मिशन पे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ज़िले में अभी नया-नया जो है ओपन हुआ है। मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद और गुज़ारिश करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई भी ना भूलें। तो दोस्तों, मैं सुरीत डीसी और आप हम आपके लिए आज के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी की क्लास कक्षा 12 की, जो एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। देखते हैं दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी बायोलॉजी की क्लास पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। उसके साथ साथ कुछ आपको आप लोगों ने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा होगा। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कक्षा 12 में जब हम बायोलॉजी की दुनिया में 11 जो बच्चे हमारे कक्षा 12 में हैं, उनको ये समझना है कि कक्षा 11 पे जो आपकी बायोलॉजी है वो पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए अच्छी तरह से, जिससे आपको कक्षा 12 में अच्छी तरह से आप मजबूती से और बेहतर तरीके से आप पढ़ पाएँ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे कक्षा 12 में, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 12 में हम देखते हैं कि ओवरऑल जो पेपर हमारा होता है, जो हमारा बायोलॉजी का जो पेपर होता है, ये टोटल जो है 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। जिसमें आपको पता है कि 30 जो मार्क होते हैं ये हमारे प्रैक्टिकल पे आधारित होते हैं, और साथ ही साथ जो 70 मार्क्स होते हैं ये हमारे थ्योरेटिकल बेस पे आधारित होते हैं। इसी आधार पे हम बायोलॉजी की जो है तैयारी करेंगे और आपको इस प्लेटफॉर्म में एक बायोलॉजी की नई दुनिया में लेके चलेंगे। चलते हैं दोस्तों, आज हम आपको जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ये बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम सभी लोग ये समझेंगे कि आपने आपने देखा होगा आजकल की एनसीईआरटी की पहली लाइन में किताब में ये लिखा हुआ है कि पुष्प। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पुष्प है क्या? आप आखिर में पुष्प को क्या बताएंगे, क्या डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुष्प होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प प्राचीन काल में, अगर प्राचीन काल की पुष्प को हम प्राचीन काल में देखते हैं, जो हमारे पुष्प थे ये एक प्रकार से जो है आकर्षण का काम कर रहे थे, एक प्रकार से आकर्षण का काम करते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं पुष्प जो हमारे प्राचीन काल में है, ये लोगों की भावनाओं का भी काम कर रहे थे, लोगों की भावनाओं का भी काम कर रहे थे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे आकर्षण में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, जहाँ पे वो शादियों में या श्रृंगार में पुष्पों का जो है उपयोग करती हैं, सजावट के लिए, अपने श्रृंगार के लिए पुष्पों का उपयोग करती हैं। साथ साथ देखते हैं भावनाओं में, जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे, जैसे आपने मुस्कान वाला देखा होगा केस वहाँ पे, और बहुत सारे आपने बहुत ऐसे केस देखे होंगे जहाँ पे प्रेम का इजहार किया जाता है, वहाँ पे भी हम पुष्प का भी हम उपयोग करते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं कि पुष्पों का हम उपयोग अन्य जगहों पे करते हैं, जैसे आपको सजावट में गाड़ी को सजाना है, या शादी बारात में आपने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे देखा होगा जहाँ पे मंडप सजाए जाते हैं, वहाँ पे हम पुष्पों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमको पुष्पों में छोटी मोटी जानकारी इस तरह की मिलती है। आइए दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए दोस्तों, आगे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पुष्प आखिर में है क्या। तो आपने देखा होगा कि कोई एक छोटा सा प्लांट होता है कुछ इस प्रकार से, कि इस प्लांट में नीचे जो है कुछ रूट्स लगी होती है, जड़ें लगी होती है इस प्लांट के नीचे। यहाँ पे आप देखे होंगे कि एक लेयर पाई जाती है जो मिट्टी से जो है बनी हुई होती है, सॉइल से जो है बनी हुई होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे H2O की मात्रा, मतलब जो है पानी की मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि हमारा जो पेड़ होता है, ये जड़ से आगे चलकर जो ग्रोथ करता है वो तने में स्टेम, तने में विकसित हो जाता है। और ये तना आगे चल के क्या करता है, एक रूपांतरित होता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है तने से जो है वो शाखा में, शाखा से आगे चल के आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है पत्तियां बनती हैं इसके अंदर। और पत्तियों के आगे हम थोड़ा देखते हैं कि नोट्स निकलते हैं, नोट्स के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है एक प्रकार का जो है यहाँ पे पुष्प की जो है संरचना आपको मिलती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। साथ ही अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बताइए सभी लोग कि पुष्प, बताइए सभी लोग कि पुष्प पौधे की कौन सी संरचना है? पुष्प पौधे की कौन सी संरचना है? कौन सी संरचना है? तो आपका सही जो जवाब होगा, जैसे हम बता सकते हैं, जैसे आपका सही जवाब होगा जो पुष्प होता है वो पौधे के तने का रूपांतरित भाग होता है। ये हम सभी लोगों को याद करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको चलते हैं दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखते हैं ये जो 12वीं कक्षा 12 का जो पहला हमारा चैप्टर है, पार्ट 1 या लेसन चैप्टर नंबर 1, उसको हम बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इससे पहले हमको कुछ बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। जैसे हम जान सकते हैं कि इससे पहले आपको ये जानना होगा कि जनन क्या होता है। जनन को हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन है क्या, आपको याद रखना है। मान लेते हैं हम आपसे ये कहें कि हम जहाँ पे अपने लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, ये हमारी एक अर्थ है। इस अर्थ में देखेंगे सभी जीव क्या करते हैं, अपने जीवन को यहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं। यहीं पे हम देखते हैं यदि कोई भी जीव क्या करता है, अगर उसको अपने वंश को इस पृथ्वी पे आगे नेक्स्ट जनरेशन में या नई पीढ़ी में बनाए रखना है तो उसको जनन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी सतत प्रक्रिया होती है जहाँ पर जीवों को अपने ही जैसे एक समान संतति उत्पन्न करनी पड़ती है। इसको हम जनन कहा जाता है। जनन जो हम देख सकते हैं, जनन को अगर डिफाइन करें यहाँ पे, तो जनन जीवों में अगर देखते हैं तो जीवों में हमको जनन एक तो जंतुओं में देखने को मिलता है, दूसरा हमारा जो जन्म है वो पादपों में आपको देखने को मिलेगा। एक जंतुओं में मिलता है, दूसरा हमारा जन्म जो है वो पादपों में देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इस अध्याय के अंदर हमको पादपों के अंदर जो है जन्म कैसे होता है, पादपों में जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि यहीं पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो यूपी बोर्ड के अंदर बार बार करके पूछा जाता है। वो पूछा जाता है आपसे कि पुष्पों में कौन सा जनन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पुष्पों के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, पुष्पों में कौन सा जनन पाया जाता है। आपको सभी लोगों को याद रखना है कि पुष्पों में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम आज की क्लास में देखेंगे पुष्प है क्या। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक और हेडिंग रहेगी पुष्प। पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर कहा जाता है। पुष्प क्या है, हम सभी लोगों को याद रखना है कि पुष्प जो होता है ये तने का रूपांतरित भाग होता है। तने का रूपांतरित भाग होता है। देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जो एकलिंगी होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं बहुलिंगी होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्प हमारे दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुष्प जो पाए जाते हैं वो एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प। दूसरा हम देखेंगे बेटा पहले नंबर पे, दूसरे पे ये देखना है हमको उभयलिंगी क्या होते हैं। उभयलिंगी आपको यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं। वे पुष्प जिनमें क्या होता है, जिनमें कह सकते हैं कि केवल जो है एक ही चक्र पाया जाता है। ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक ही चक्र पाया जाएगा, एक ही चक्र पाया जाता है, वो एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे हम दूसरा हमारा उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें पुंमंग और जयान, जिसमें पुंमंग और जयान, इसमें पुंमंग और जयान
दोनों ही चक्कर पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास जो होता है पपीता, आपने देखा होगा पपीता, आपने इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पपीता को देखा होगा, आगे एग्जाम्पल पपीता। पपीता कैसा जो है पौधा होता है, तो हम बताएंगे पपीता हमारा जो है एकलिंगी पौधा होता है, जिसमें एकलिंगी पुष्प आते हैं। इस तरह से बात करते हैं बेटा, उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें पुमन और जायन दोनों जो भाग होते हैं, दोनों चक्र एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम उभयलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पादप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सरसों, आपने सरसों देखा होगा, सरसों कैसा जब है पुष्प होता है, सरसों जो है आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प होता है। साथ में हम ये देखेंगे गुड़हल, आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में, इसका विशेषक जो है जिक्र किया गया है। गुड़हल में कौन सा, गुड़हल भी आपका जो है द्विलिंगी जो है पुष्प पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे, आपको और बताते हैं। हम देखेंगे कि पुष्प की संरचना पढ़ना है, तो आगे क्या पढ़ना है, पुष्प की संरचना पढ़ना है कि पुष्प की संरचना क्या होती है। और ये कक्षा 12 में अगर देखा जाए तो मेन रूप से ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है पुष्प की संरचना। लेकिन क्या हमेशा आपको याद रखना है, पुष्प की संरचना में हम जब देखेंगे तो पुष्प के मुख्य रूप से जो है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, दो भाग के अंदर इसको जो है विभाजित किया गया किसी पुष्प को। नंबर 1 की बात करेंगे, हमारा जो पुष्प रहता है नंबर 1 पे, उसको हम बोलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम पुष्प की संरचना के बारे में। जैसे हमने कहा यदि कोई पुष्प है, वो सबसे पहले हमको ये याद रखना है, जो पुष्प जो होते हैं आवत बीजी जो है पादप कहलाते हैं। हम देखते हैं पुष्प की संरचना में पुष्प के कितने भाग पाए जाते हैं, तो पुष्प के मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है बेटा आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, एक आपका पाया जाता है बेटा आवश्यक चक्र। दूसरा हम बात करेंगे कौन सा भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं एक हमारा जो पाया जाता है सहायक चक्र, सहायक चक्र पाया जाता है। दूसरे हम भाग की बात करते हैं, दूसरे हम भाग की बात करेंगे, दूसरा पाया जाता है बेटा आवश्यक चक्र पाया जाता है, आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र पाया जाता है। तो हम देखेंगे बेटा पुष्प की संरचना के बारे में, तो पुष्प के दो चक्र पाए जाते हैं, एक सहायक चक्र होता है, दूसरा हम देखते हैं बेटा आवश्यक चक्र होता है। सहायक चक्र कौन कौन से पुष्प में पाए जाते हैं, तो नंबर 1 की जिसे हम बात करते हैं, नंबर 1 पे बात करेंगे सहायक चक्र में। जैसे हमारे पास आता है बेटा बाह्य दलपुंज, क्या आता है बेटा, बाह्य दलपुंज आएगा। दूसरा जो है हमारा बात करते हैं, दूसरा हमारा दलपुंज कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। अगर हम आवश्यक चक्र की बात करते हैं कि आवश्यक चक्र पुष्प में कौन से पाए जाते हैं, तो आवश्यक चक्र मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे देखेंगे इस साइड में आवश्यक चक्र, जैसे हमारा होगा पुमन पाया जाता है, दूसरा जायन। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, अगर पुष्प की संरचना जब भी हम पढ़ते हैं अपनी क्लास में, तो उसमें देखेंगे पुष्प के दो चक्र पाए जाते हैं, एक सहायक चक्र, दूसरा हमारा आवश्यक चक्र होता है। सहायक चक्र कौन से होते हैं, सहायक चक्र एक होता है हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा हमारा होता है दलपुंज होता है। अगर हम आवश्यक चक्र की बात करते हैं, आवश्यक चक्र हमारा एक पुमन होता है, दूसरा कौन सा चक्र पाया जाता है, जायन पाया जाता है। आइए चलते हैं देखते हैं, आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं पुष्प की संरचना कैसे दिखती है। तो हम बात करेंगे किसी आवत बीजी जो हमारे पुष्प होते हैं, उनके पुष्प के जो आते हैं दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास ये हमारा डायग्राम है पुष्प की संरचना का। देखते हैं पुष्प की संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखेंगे कि पुष्प की संरचना में जो सबसे के नीचे वाला ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है पुष्प की संरचना में, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पेडिकल कहा जाता है, इस वाले भाग को हम पेडिकल बोलते हैं। तो पुष्प में ये वाला जो आपको भाग दिखाई देता है, जो पेडिकल के ठीक ऊपर जो बना पाया जाता है, इसको हम जो पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। इस भाग को पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। और उसके आगे का आपको जो ये रंगीन वाला भाग यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, रंगीन वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, इस वाले भाग को। इसके ऊपर ठीक आपको जो है जो रंगीन कलर युक्त जो है, जो आपको इस टाइप से जो पत्तियाँ पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है, इस वाले को, इसको हम जो है दलपुंज कहते हैं, इस वाले को हम दलपुंज कहा जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे
आपके पास यहाँ पे हमको देखना ये है कि यहाँ पे एक प्रकार का ये आपको संरचना, ऐसी संरचना आपको दिख रही है। इस वाले संरचना को जो हम जायान कहा जाता है, इसको हम जायान बोलते हैं। और इस टाइप से आपको एक संरचना इसको उसमें दिख रही होगी। इस संरचना को हम जो है कोमम कहते हैं। इस संरचना को हम जो है कोमम कहा जाता है। लेकिन बात ये होती है बेटा कि यहाँ पे सबसे मेन जो बात याद करनी होती है कि जायान जो होता है और जो कोमम होता है। अगर जायान जो होता है, जायान किससे मिलकर बना होता है? जायान हमारा स्त्री केसर से मिलकर बनता है। जायान हमारा जो है ये स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। और कुमम किससे मिलकर बनता है? कुमम हमारा जो है ये हमारा जो है पुंकेसर से मिलकर बना होता है। ये हमारा पुंकेसर से जो है कुमम जो है बना हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार देखें, इनकी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो रंगीन कलर की जो एक पंक्तियाँ दिख रही हैं, अगर इनकी एक इकाई की बात करते हैं तो इसको बाह्य दल कहा जाता है। इसकी एक इकाई की बात करेंगे तो इसको बाह्य दल कहा जाएगा। इसी तरह के इसकी रंगीन पंक्तियों की अगर हम बात करते हैं, इसकी एक इकाई को जो है हम दल दल कहते हैं, इसकी एक इकाई को हम दल कहा जाता है। सबसे आवश्यक जो बात है आपको यहाँ पे याद रखनी है, सबसे आवश्यक बात जैसे हम देखेंगे कि आपसे इसी बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया, अन्य वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि देखो मतलब जो है पुष्प का जो है नर पुष्प का, किसी पुष्प का किसी आवर्त बीजीय पुष्प का जो है नर भाग कौन सा कहलाता है? तो आपको याद रखना नर भाग हमारा जो है पुंकेसर कहलाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये आपको याद रखना है कौन सा कहलाता है? मादा भाग जो है, मादा भाग हमारा स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर कहलाता है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इनके कार्य की बात करते हैं। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रखा है, इनके फंक्शन और कार्य की हम बात करेंगे। जैसे कार्य में सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पेडिकल होता है, जिसको हम पुष्पवृंत बोलते हैं। जो हमारे पुष्प में जो शाखा, ये जो है शाखा से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें फूल हमारा जो है लगा होता है किसी शाखा के अंदर। किसी पौधे में अगर देखोगे किसी पुष्प को, तो जिस शाखा में हमारा जो है पुष्प जो है लगा हुआ था, ये हरे रंग का पार्ट होता है। ये हरे रंग का भाग आपको, ये आपको जो है हरे रंग का भाग दिखाई देगा, जिससे पुष्प जो है किसी शाखा से जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं पुष्प का जो पेडिकल्स होता है, आगे चलकर जो है जब इसका विकास होता है तो ये आगे चलकर जो है थैलमस, एक फूली हुई संरचना होती है थैलमस। इसके हम बात करते हैं, ये जिसके ऊपर थैलमस किसे कहा जाता है? थैलमस जिसके ऊपर पुष्प आधारित होता है, जिसको हम थैलमस बोलते हैं। आगे देखेंगे बेटा, थैलमस आगे चलते जो है पुष्पों में जो है एक नई संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं बाह्य दल, जो हरे रंग की, जो हमारे जो है हरे रंग की जो है पाई जाएगी, ये हरे रंग की होती है। इसके भी अपने अपने मुख्य कार्य होते हैं। पुष्पों में हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर जो हमारे पुष्प पाए जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही देखते हैं बेटा, जो रंगीन रंग की जो आपकी जो है पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इनका जो मुख्य कार्य की बात करें, इनके फंक्शन या कार्य की बात कर लेते हैं। तो रंगीन रंग की जो हमारी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इनको देखेंगे बेटा, एक ये परागन की जो प्रक्रिया होती है इसमें सहायक होते हैं। और या तो हम ये कह सकते हैं ये जो अलग अलग पुष्प में अलग अलग कलर प्रकार के आपको दिखेंगे। जैसे हम गुड़हल में देखते हैं ये आपको पिंक कलर की दिख रही है, ठीक इसी प्रकार से ऐसे गेंदा में देखा जाए, ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं, सभी में अलग अलग प्रकार की आपको ये रंगीन पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। इनका मुख्य काम आकर्षण होता है। ये जब पुष्पों के अंदर परागण की प्रक्रिया प्रोसेस होते हैं, उस समय क्या होता है, कीटों को आकर्षित करने के लिए उपयोग होता है। साथ ही साथ देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम जायन की बात कर रहे थे। जायन को हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जायन जो हमारा होता है उस किस प्रकार से जो है पाया जाता है। जायन के मुख्य रूप से जो है 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। जायन के सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके ठीक नीचे जो है नीचे वाला भाग जो यहाँ पे होता है, इसको हम वर्तिका कहा जाता है। इस वाले भाग को हम वर्तिका कहते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं वर्तिका के ठीक जो नीचे आपको फूला हुआ इस टाइप की जो संरचना स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। इस वाले भाग को बेटा हम अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रकार की इस टाइप से स्ट्रक्चर एक संरचना पाई जाती है।
इस संरचना को जो है बीजांड कहते हैं। इस संरचना को हम बीजांड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि एक जो हमारा स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग हमारा वर्तिका कहलाएगा। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिका कहलाता है। दूसरा भाग हमारा वर्तिका कहलाता है। तीसरे भाग की बात करते हैं वो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ये हम सभी लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 1 नंबर में अतिलुप्ति में आते हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हम केसर के बारे में चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट उसके बाद की बात करते हैं। जैसे आपने हमने देखा है कि अभी हमने बताया था आपको डायग्राम में इस प्रकार की कुछ में आपको संरचना दिखती है। ये संरचना हमारी जो है इस प्रकार से आपकी रहती है कुछ के अंदर। और ये जो होता है जो हमारे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें जायांग के साथ में जुड़ा रहता है। हम देखते हैं बेटा इसमें इसके 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। मतलब जो पूरे की बात करते हैं, पूरे को जो है पुंकेसर बोलते हैं। पूरे को अगर तो इसको पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर हमारा जो होता है इसके 2 भाग पाए जाते हैं। पुंकेसर के नंबर 1 पे बात करते हैं बेटा पुंकेसर में इसको हम बोलते हैं परागकोश कहा जाता है। नंबर 1 पे कौन सा भाग पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। और नंबर दूसरे जो बात करेंगे दूसरे नंबर पे हमारा जो है भूतंत्र पाया जाता है। भूतंत्र पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको उसकी संरचना के बारे में आज की क्लास में बताया है। यदि आपको अच्छा लगे हमारा यह वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।